हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम करते हैं आपका डॉन न्यूज़पेपर के कंप्लीट एनालिसिस की आज 138 क्लास के अंदर। एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। एज यू नो वेरी वेल फ्रेंड्स कि हम यहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और ऐसे के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं, चाहे ओपिनियन आर्टिकल्स हैं, चाहे हमारे एडिटोरियल आर्टिकल्स हैं, उनकी हम यहाँ पर डिटेल डिस्कशन करते हैं। उनका हम एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड यहाँ पर एनालिसिस करते हैं जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमारे जो डॉन न्यूज़पेपर का एनालिसिस रहने वाला है फॉर द होल ईयर रहेगा 2026। इसके अंदर बहुत सारी न्यू डेवलपमेंट्स हमें होते हुए नज़र आ रही हैं रीजनल लेवल के ऊपर और ग्लोबल लेवल के ऊपर। तो हमारे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो अपने यहाँ पर बेसिक कवर कर सकते हैं, न्यू डेवलपमेंट्स या न्यू अपडेट्स जो हमें देखने को मिल रही है 2026 के अंदर वो कवर कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर आप अपनी एनालिटिकल अप्रोच को डेवलप कर सकते हैं जो हमारे CSS 2027 के लिए और जितने भी हमारे PMS एग्जाम्स हैं, चाहे KPK का है, बलूचिस्तान का है, सिंध का है, पंजाब का है, तमाम एग्जाम के लिए हमारा डॉन न्यूज़पेपर का एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपको लगता है कि हमारे लेक्चर्स वैल्यूबल लगते हैं, आपको लगता है कि हमारे लेक्चर्स आपकी हेल्प करते हैं, तो बी ऑनेस्ट होकर लाइक, कमेंट एंड शेयर लाजमी किया करें दोस्तों। तो चलते हैं अपने आज लेक्चर की तरफ। हमारे पास इंपॉर्टेंट जो है ओपिनियन आर्टिकल्स भी हैं, एडिटोरियल आर्टिकल्स भी हैं और न्यूज़ आर्टिकल्स भी हैं। तो यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा, जो ओपिनियंस हैं उनको हम आर्टिकल्स भी बोल सकते हैं, एडिटोरियल्स को भी आर्टिकल बोल सकते हैं और न्यूज़ जो आती है उनको भी हम आर्टिकल्स बोल सकते हैं। इन केस ऑफ न्यूज़पेपर की बात कर रहा हूँ। ओवरऑल तो आपके जो आर्टिकल्स हैं वो आपके बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स हमें देखने को मिलते हैं, उसके बाद रिव्यू आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं, रिपोर्ट आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं, लेकिन उनमें से अगर देखा जाए यहाँ पर हमें ओपिनियन आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स और न्यूज़ आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलते अपने टॉपिक्स की तरफ। लेकिन इससे पहले एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है सान त्जू की जो बुक है हमें देखने को मिलती है द आर्ट ऑफ द वॉर। उसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो है हमें स्टेटमेंट देखने को मिलती है और उसको जो कंटेम्परेरी सिनेरियो उसके साथ रिलेट करते हैं। वो कहता है द सुप्रीम आर्ट ऑफ द वॉर इज सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। वो ये कहता है कि बेसिकली दुश्मन को मैदान जंग में हराना कोई बड़ी हिकमत अमली नहीं है, बल्कि किस तरह उसको हराया जाए यहाँ पर बेस्ट स्ट्रेटजीज के साथ, डिप्लोमेसी के साथ, प्लानिंग के साथ, साइकोलॉजिकल डोमिनेंस के साथ आप कह सकते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी और चीज़ है कि विजडम के साथ जो है आप दुश्मन को हरा सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल USA क्या कर रहा है, यहाँ पर फिजिकल जो है जाकर हमें जंग करता हुआ या लड़ाई करता हुआ नजर आता है। ठीक है दोस्तों, जिस तरह वेनेजुला वाला केस आपके सामने अभी रिसेंटली केस डिस्कस कर लेते हैं, हिस्ट्री में नहीं जाते, लेकिन यह है कि फिर ईरान वाला आपके सामने ही केस है। तो अब क्या है कि लेकिन अगर इसके दूसरी साइड देखें चाइना को, तो चाइना की पॉलिसी क्या है, यहाँ पर जियो इकोनॉमिक पॉलिसीज है। वो क्या कर रहा है यहाँ पर डिप्लोमेसी एंड बेस्ट स्ट्रेटजीज एंड उसके बाद अगर बात की जाए प्लानिंग के साथ वो क्या कर रहा है यहाँ पर जो है वो कह ले कि जो उसका जो कंपेटिटर है यहाँ पर USA, उसके साथ वो लड़ने की कोशिश कर रहा है और उसको हरा भी रहा है। अगर देखा जाए जिस तरह हमें जो है वो चाइना सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी हमें देखने को मिल रही है ना, और उसका BRI प्रोजेक्ट सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। तो इसलिए जो चाइना की जो हमें पॉलिसी नजर आती है वो जियो इकोनॉमिक है और वो इसी के जरिए जो स्ट्रैटेजीज, विजडम, प्लानिंग, साइकोलॉजिकल डोमेन, इसी की बेस पे वो जो है USA को यहाँ पर हराना चाहता है। तो ये एक कह ले के आर्ट ऑफ द वॉर है जो हम बात कर रहे थे, जो अभी सान त्जू की बुक है ना। तो चलते हैं अपने ओपिनियन आर्टिकल्स की तरफ। सबसे पहले हमारे पास जो ओपिनियन आर्टिकल रहने वाली है, काफी इंपॉर्टेंट ओपिनियन आर्टिकल है हमारे पास दोस्तों, टैक्स के रिलेटेड है। यहाँ पर टैक्स ट्रूथ की बात करेंगे, सच्चाई क्या है इस चीज को देखने वाले। लेकिन हम बात तो करते हैं ना, टैक्स रिफॉर्मेशन होनी चाहिए, टैक्स रिफॉर्मेशन होनी चाहिए इन पाकिस्तान। अब इसके अंदर अगर देखा जाए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की भी बात करते हैं, पॉलिसी रिफॉर्म्स की बात करते हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन यहां पर हम बात करने वाले हैं कि आप टैक्स जो यहां पर कह लें कि एक जो हासिल कर रहे हैं या गेन कर रहे हैं, जो टैक्स यहां पर कलेक्ट कर रहे हैं, तो बेसिकली उसका जो दायराकार है वो यहां पर बढ़ाना पड़ेगा। अब ये नहीं है कि आप एक टैक्स जो पे कर रहा है आप उसके ऊपर ही टैक्स लगाते जाएंगे और वो टैक्स पे करता जाएगा। सुपर टैक्स हमें जिस तरह देखने को मिल रहा है, कहा यह गया है इसके अंदर के टैक्स जो जराए हैं, रिसोर्सेज वो बढ़ाए जाएं। जो आपकी इंडस्ट्रीज है वो बंद हो चुकी है, तो इंडस्ट्रीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि वहां से भी टैक्स आए।
अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर जो है हमें देखने को, अनएम्प्लॉयमेंट देखने को ज्यादा मिलती है, 7.1% है। तो यहाँ पर जो है अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाए ताकि वहां से भी टैक्स यहाँ पर कलेक्शन हो। तो ये इंपॉर्टेंट डिबेट हमारे पास रहने वाली है। बियॉन्ड द रेवेन्यू टारगेट्स, बजाय हम इसके रेवेन्यू यहाँ पर टैक्स टू जीडीपी करें, तो अगर देखा जाए जहां जहां पे इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए वहां पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज है। जहां पे ह्यूमन डेवलपमेंट है या ह्यूमन कैपिटल के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, एजुकेशन है, हेल्थ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ताकि वहां से भी टैक्स जो है वो कलेक्ट हो सके। सेकंड हमारे पास है डिफिकल्ट नेबर्स की बात करेंगे, स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस टू अफगान चैलेंजेस। यहां पर हम बात करने वाले हैं, काफी दिन के बाद जो है हम डिस्कशन करने वाले हैं इसके ऊपर। ऑलरेडी अगर देखा जाए तो जो हमारे ऑलरेडी डेली बेसिस के ऊपर लेक्चर ले रहे हैं उनको अच्छी तरह पता है कि हम ऑलरेडी बड़ी डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामले के ऊपर। अब बहुत सारे हमने पहले भी रेमेडीज और सजेशंस को डिस्कस किया, किस तरह यहाँ पर दोनों कंट्रीज के दरमियान में जो है वो क्रॉस बाउंड्री जो इशू देखने को मिल रहा है तो वो काफी बढ़ता है। फिर यहाँ पर ट्रेड को भी यहाँ पर बैन किया गया, पाकिस्तान की तरफ से इकोनॉमिक प्रेशर भी देखने को मिला, पॉलिटिकल प्रेशर भी देखने को मिला, ठीक है। इसके बाद निगोशिएशंस भी हमें देखने को मिले, कतर के अंदर, इस्तांबुल के अंदर हमें जो है वो 3 टाइम्स देखने को मिले। पाकिस्तान डिमांड कर रहा है कि बेसिकली अफगानिस्तान से कि आप क्या करो कि जो मिलिटेंट्स ग्रुप्स है उनके ऊपर कंट्रोल करो, ठीक है। ये चीजें भी देखने वाले। तो अब इसके ऊपर जो हम यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट है। हम जो बात करते हैं ना इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर जाकर पाकिस्तान को बोलना चाहिए, पाकिस्तान को जो है वो बताना चाहिए कि टेररिज्म जो है वो हमारे पाकिस्तान के सॉवरेनिटी के लिए कितना बड़ा एक चैलेंज बन चुका है रीजनल लेवल के ऊपर। और वहां पर बताया भी जा रहा है, जो सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर अभी जो हमें BLA ने जो हमें नजर आया यहाँ पर बलूचिस्तान के अंदर जो टेंशन एस्केलेट हुई और 12 लोकेशंस के ऊपर या 12 प्लेसेस के ऊपर जो हमें यहाँ पर अटैक देखने को मिला, मामबारगा आपके सामने इस्लामाबाद वाला, ठीक है। तो क्या हुआ कि यहाँ पर पाकिस्तान ने आवाज उठाई, वहां पर इस चीज को भी ऐड करेंगे। और ये हमारे पास सजेशंस रहने वाली है कि स्ट्रेटेजिक जो अप्रोचेस है वो क्या है वो ऐड करेंगे। ये एडिटोरियल ओपिनियन से हमारा एडिटोरियल आर्टिकल है और ये हमारे पास ओपिनियन आर्टिकल है। हमें ये हमारे पास है न्यूज आर्टिकल, ट्रंप पेंट्स पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट्स। हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हुआ है कि यूएसए के किसी प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान को काफी सराहा है और एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट जो है यहां पर करा दिया। इंपोर्टेंट स्टेटमेंट्स है इसके अंदर, साउथ एशियन डी एस्केलेशन एंड डिप्लोमेटिक सक्सेस। अब देखा जाए तो पाकिस्तान रीजनल लेवल के ऊपर और ग्लोबल लेवल के ऊपर जो डिप्लोमेसी पाकिस्तान अपना रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। यूएसए के साथ हमें बहुत ज्यादा यहाँ पर डेप्थ में जो है कनेक्टेड होता हुआ नजर आया, ठीक है। 2025 से जब से यहाँ पर पाकिस्तान ने जो है वॉर लड़ी है इंडिया के साथ, ठीक है दोस्तों। एक चीज तो इसके अंदर इंपोर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं वो डिस्कस करने वाले। 4th नंबर पर हमारे पास रहने वाले हैं जी यहाँ पर बोपी का फर्स्ट स्टेप स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। इसका फर्स्ट फेज स्टार्ट हो चुका है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं बोपी के। अदरवाइज आपका फर्स्ट फेज जो है पहले स्टार्ट हो चुका था जब इसके गजा के ऊपर 20 पॉइंट्स ट्रंप की तरफ से दिए गए। पहला फेज ये नजर आया कि सीज फायर में होते हुए नजर आई अक्टूबर के अंदर। सेकंड फेज ये था कि बोपी को यहां पर बनाना, बोपी को साइन करा, जो बोपी को यहां पर बेसिकली साइन किया गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर 22 जनवरी 2026 को, ठीक है दोस्तों। अब इसके ऊपर 60 कंट्रीज को इन्विटेशन भेजा गया, 19 को साइन किया गया। तो ऑलरेडी हम पूरी डिस्कशन इसके ऑलरेडी बहुत ज्यादा कर चुके हैं। अभी हमने रिसेंटली जो है बोपी को यहाँ पर रिलेट किया था लीगल फ्रेमवर्क के साथ, इसको रिलेट किया था 4 जिनेवा कन्वेंशन जो हुई थी बेसिकली 1949 के अंदर, उसके साथ रिलेट किया। यूएनओ के चार्टर के साथ इसको रिलेट किया। जिस तरह इजराइल लैंड रजिस्ट्रेशन की तरफ जा सकता है या जिस तरह उसने 1967 के अंदर इसको सस्पेंड किया था दोबारा उसकी तरफ जा सकता है। तो ये वायलेशन होगी जो यूएनओ चार्टर्स हैं या जिनेवा 4 जिनेवा कन्वेंशन है जिसको जो है वो इजराइल ने भी रेटिफाइड किया था कि हम किसी भी जो टेरिटरी के ऊपर लैंड रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं कर सकते। उसके बाद हमने 1948 के अंदर जेनोसाइड एक्ट भी देखा, उसके अंदर भी जो हमने आर्टिकल 1 है कि कोई भी टेरिटरी के ऊपर जाकर कोई फोर्सफुली जो है यहाँ पर कब्जा नहीं कर सकता, ना उसके टाइटल को यहाँ पर चेंज कर सकता, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये हम रिसेंटली डिस्कस कर जो। उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया कि बोपी का बेसिकली यहाँ पर गजा के अंदर जो अभी पीस प्लान इंट्रोड्यूस करवाया गया उसका फ्यूचर क्या हो सकता है, तो इसके ऊपर हम जो डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं कि बोपी का फर्स्ट फेज, बोपी के फर्स्ट फेज की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब बोपी का फर्स्ट स्टेप ये है कि 19 फरवरी जो यहाँ पर वॉशिंगटन के अंदर हमें यहाँ पर ट्रंप पीस ऑफ इंस्टीट्यूट के अंदर होते हुए नजर आई ये मीटिंग। अब इसके जो फर्स्ट स्टेप हमें देखने को मिला, इसके अंदर जो है एक तो रिकंस्ट्रक्शन के लिए फंड कितना जमा होने की बात हुई या कितना किया गया। उसके बाद इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स,
जो है वो उसकी कितनी बात हुई यहाँ पर कि वो कितने यहाँ पर अभी कह लें कि सोल्जर्स ऐड किए जाएंगे, कौन से कंट्रीज दे रहे हैं। उसके बाद देखा जाए किस किस कंट्री ने कितना कितना यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया। ये वही बात थी कि पे टू प्ले, पे करो और खेलो, ठीक है, ये वही चीज़ हमें देखने को मिली। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान ने भी इस मीटिंग को यहाँ पर अटेंड किया, तो इसके ऊपर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। यूएसए नेट्स यहाँ पर अगर देखा जाए तो $7 बिलियन इन प्लेजेस सिक्योर गजा ट्रूप्स कमिटमेंट्स गजा रिकंस्ट्रक्शन एंड स्टेबलाइजेशन इनिशिएटिव। तो ये हमें यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इसका जो है हम यहाँ पर डिटेल डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जो है यहाँ पर 19 जो फरवरी को हमें यहाँ पर यूएसए के अंदर जो मीटिंग देखने को मिली, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये एक फर्स्ट स्टेप है इस चीज़ को भी यहाँ पर। उसके साथ साथ एक और चीज़ भी है, यहाँ पर यूएसए जो 5000 जो है यहाँ पर सोल्जर्स या ट्रूप्स की यहाँ पर जो है वो मिलिट्री बेस जो है बनाए जाने की भी यहाँ पर हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। और लास्ट में रहेगी हमारे पास वोकैब, और वोकैब हम डेली बेसिस के ऊपर लाजमी डिस्कस करते हैं। जो आप अपने राइटिंग स्किल के अंदर वोकैब की वेरिएशन लेकर आ सकते हैं। जो आपको रेपिटेशन का मसला है, यहाँ पर आइडियाज़ का, वोकैब का, आपका एक्सप्रेशन अच्छा नहीं है, आपका डिस्कोर्स मिटोनमी कोहेजन कोहेरेंस अगर ठीक नहीं है तो उसको आप मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन आपका पीछे जिस तरह बैंक बैलेंस होता है ना, इस तरह आपका बैंक बैलेंस वोकैब का होना चाहिए, ताकि आप जो है मेन एग्जाम के अंदर या अपने राइटिंग प्रैक्टिस के अंदर या राइटिंग स्किल के अंदर पर इजीली वोकैब को चुन चुन कर जो है अपने यूज कर सकते हैं और रिलेटेड टू टॉपिक कर सकें, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अपने फर्स्ट ओपिनियन की तरफ। हमारे पास टैक्स ट्रूथ रहेगा, इस चीज को यहाँ पर देखेंगे। ऑलरेडी हमारी इसके ऊपर काफी डिस्कशन हुई है, इसका यहाँ पर ओवरव्यू लेते जाएंगे। पाकिस्तान टैक्स डिबेट बियॉन्ड द रेवेन्यू टारगेट्स, ठीक है। अब बजाय इसके कि रेवेन्यू आप टारगेट करें कि हम टैक्स जो है ना, टैक्स से ही पैसा कमाएंगे और टैक्स से ही सब कुछ है, फिर तो भाई काम नहीं चलने वाला, ठीक है। ये चीज बेसिकली बताई जा रही। पाकिस्तान टैक्स डिस्कशन सेंटर्स नैरोली ऑन कलेक्शन टारगेट्स वाइल्स अंडरस्टैंडेबल दिस इग्नोर्स अ फंडामेंटल ट्रूथ। अब फंडामेंटल ट्रूथ क्या है, इस चीज को देखेंगे। सबसे पहले टैक्सेशन शेप्स इकोनॉमिक बिहेवियर। टैक्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जी अपना। सबसे पहले तो अगर देखा जाए तो किसको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को इन्फ्लुएंस जो है लाजमी करते हैं। उसकी वजह यह है कि जो लोग यहाँ पर बिजनेसमैन है, वो उनको अगर टैक्स कम नजर आएंगे तो वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे, और वो तो टैक्स वहां पे आएगा। लेकिन इंडस्ट्रीज जो लगी है या प्रोडक्शन हो रही है या एक्सपोर्ट है, उससे भी क्या होगा, यहाँ पर टैक्स जो है हमें देखने को मिलेगा, वो भी वहां से भी आएगा। तो ये एक ब्रॉड वे है और ये गुड टैक्सेस है, इसको हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। फॉर्मलाइजेशन एंड कैपिटल रिटेंशन, ये भी जो है जोड़ा जाता है। ऑब्वियसली बात है, टैक्स से हमें रेवेन्यू यहाँ पर जमा होता हुआ नजर आता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर व्हेन टैक्स पॉलिसी परस्यू रेवेन्यू विदाउट रिगार्ड टू ग्रोथ इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, वो कहता है कि जब यहां पर टैक्स जमा किया जाता है विदाउट ग्रोथ इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, बात यह की जा रही है कि आप एक इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है, उसके बाद अगर देखा जाए ग्रोथ आपकी नहीं है, तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करें ताकि ब्रॉड वे हमें देखने को मिले, ताकि टैक्स हर जगह से हम कलेक्ट कर सके, इससे रेवेन्यू जनरेट होता है। हमें कम टैक्सों का मसला नहीं है, बेटर टैक्सों की जरूरत है पाकिस्तान को, ये बात कही जा रही है यहाँ पर। इन्वेस्टमेंट है, इकोनॉमिक है, द कॉन्सिक्वेंसेस आर प्रिडिक्टेबल, फ्यूअर जॉब्स ना होने के बराबर जॉब्स हम देख रहे हैं। स्टैग्नेंट हमें डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिल रही है, बिल्कुल एक जगह पे रुक चुकी है यहाँ पर। उसके बाद श्रिंकिंग बेसिस है। द क्रिटिकल क्वेश्चन इज नॉट मेयरली हाउ मच वी टैक्स, ये नहीं है कि हम कितना टैक्स पे करते हैं, बस ये इंपॉर्टेंट है कि हाउ वी टैक्स, किस तरह हम टैक्स जो है वो करते हैं या किस तरह जो है वो कलेक्ट करते हैं। अब किस तरह का मतलब ये है कि यहाँ पर एक टैक्स पे कर रहा है, अब बार बार उसके ऊपर टैक्स लगाते जाएंगे तो फिर वो भी जो है एक ना एक दिन छोड़ ही देगा। तो यहाँ पर जो है टैक्स के जराए बढ़ाए जाए कि यहाँ से भी टैक्स लेना है, यहाँ से भी लेना है। तो अगर इंडस्ट्री बंद है तो भाई इंडस्ट्री को यहाँ पर जो है वो चलाओ, ताकि इंडस्ट्री से जो है यहाँ पर प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन का टैक्स आएगा, एक्सपोर्ट होगी तो एक्सपोर्ट से भी टैक्स आएगा, ठीक है। लेबर लगेगी, लेबर काम करेगी, लेबर पैसा कमाएगी, वहां से भी टैक्स आएगा। तो यहाँ पर वो जनरेट करना पड़ेगा, है ना, वो रिसोर्सेज हमें जहां से टैक्स जमाओ। ये गुड टैक्सेस के अंदर हम डिस्कस करने वाले। ये चीजें मैं बड़ा इजी करके आपको समझाता देता हूं ताकि आपको चीजें जो है समझ आए। ये बेसिक है, रूट कॉजेज हैं जो आपने इलाज। हम बात करते हैं ना यार रिफॉर्मेशन होनी चाहिए टैक्सेस की, रिफॉर्मेशन, तो रिफॉर्मेशन इस तरह होनी चाहिए ताकि आपको बेसिक पता हो। गुड टैक्सेस की अगर बात की जाए ना दोस्तों, यहाँ पर अगर गुड टैक्सेस की बात की जाए तो द फाउंडेशन
क्या है, द ब्रॉड बेस्ड एंड प्रेडिक्टेबल एंड न्यूट्रल। अब ब्रॉड बेस्ड का मतलब क्या है कि अभी हमने बात किया कि यहाँ पर टैक्स के जो ना जराए जो वो ज्यादा नजर आने चाहिए, ताकि उधर से भी टैक्स लिया गया उधर से, ये एक बेस्ट सोर्स है और ये एक गुड वे है, ठीक है। उसके बाद है दे रेज रेवेन्यू एट मॉडरेट रेट, इससे रेवेन्यू भी बढ़ता है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, अब टैक्स जो हमें एक या दो साइड से आ रहा है, वही टैक्स हमें अगर 8 to 10 साइड से आए तो रेवेन्यू मॉडरेट होगा ना, रेट से उसका बढ़ेगा यहाँ पर, तो फायदा भी होगा इससे। सेकंड, इसी तरह हमारे पास आ जाएगा बैड टैक्सेस क्या है, डिस्टॉर्शनरी बर्डन की अगर बात करें तो ये बिगाड़ पैदा करने वाले टैक्सेस होते हैं। अब बिगाड़ पैदा करने वाले कैसे होते हैं, सबसे पहले नैरो बेस्ड होते हैं। अब एक साइड से टैक्स आ रहा है तो उसी वहां से लेना है टैक्स, उसके ऊपर और टैक्स बढ़ाते जाना है, ठीक है। ये चीज है, हाई रेट है, डिस्टॉर्शनरी हमें नजर आएगा, बिगाड़ पैदा करने वाले। दे ट्रीट कंप्लायंट टैक्स पेयर्स कैपिटल रेवेन्यू सोर्सेज, उन जो रेवेन्यू पहले पे कर रहे हैं टैक्स, उनको दोबारा जो है वो सुपर टैक्स लगाया जाए, उनसे दोबारा जो है वो कलेक्ट किया जाता है। अगली टैक्स इंपॉर्टेंट है कि ये तीन चीजें हमारे 4 इसके अंदर आएंगी, 4 एग्जांपल्स हैं, इसको लाजमी देखना है। अगली टैक्सेस क्या होता है, कॉन्फिडेंस और डिस्ट्रॉयर्स होते हैं। जो कॉन्फिडेंस होता है उसको शैटर कर देते हैं, जो बिजनेसमैन है, जो इन्वेस्ट करने वाले हैं लोग हैं, ठीक है, उनको जो है यहाँ पर कह लें कि बिल्कुल भी जो राहत मिलनी चाहिए वो नहीं। सबसे पहले पुनिटिव देखने को मिला, कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉइंग, उसके बाद एंटी इन्वेस्टमेंट, दीज पॉलिसीज अंडरमाइन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड एक्सेलरेट कैपिटल फ्लाइट, और इससे फिर जो है हमें यहाँ पर मसला होता है, और यह इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी हमें नजर आती है, फिर क्या होता है यहाँ पर कैपिटल फ्लाइट होता है। तो फिर ये इससे मसला जो है ना, हमें जिस तरह एकदम से सरमाया आपका उड़ जाता है, तो फिर क्या होगा, उससे फायदा तो नहीं होगा ना। टैक्स जब अगली टैक्स देखने को मिलेंगे तो रेवेन्यू कहां से जमा होगा, रेवेन्यू आपका जमा नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी प्रॉब्लम है ना। तो अब बात करेंगे, सबसे पहले जो अगली टैक्स के अंदर जो एग्जांपल हमें देखने को मिल रही है फ्रेंड्स, वो है यहां पर सबसे पहले देखा जाए सैलरीज, जो इंडिविजुअल है, जो सैलरी यहां पर जो लेते हैं उनके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है, एक चीज तो वो है। मार्जिनल रेट्स रीच की बात की जाए तो हमें 38% देखने को मिल रहा है एंड 49% फ्रॉम द नॉन सैलरीज। अब यहां पर देखें, जो सैलरी ले रहे हैं उनके ऊपर 38% है, और जो यहां पर नहीं ले रहे सैलरी उनको बिल्कुल ही कह ले कि यहां पर 49% नॉन सैलरीज हमें देखने को मिल रहे हैं, ये चीज। उसके बाद है विद सरचार्ज, और ज्यादा उनके ऊपर चार्जेस लगाया जाता है। सुपर टैक्स वो होता है जो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे होते हैं, उनके ऊपर फर्दर टैक्स, और फर्दर कब लगाया जाता है, जब उनकी आमदनी हद से ज्यादा लिमिटेशन से क्रॉस कर जाए, देन उनको सुपर टैक्स देखने को मिल रहा है। कैपिटल वैल्यू की बात की जाए तो एनअली, अब कैपिटल वैल्यू टैक्स की बात की जा रही है, जब आपके फॉरेन एसेट्स के ऊपर टैक्स लगाया जाता है या लेवीज लगाए जाते हैं, और वो टैक्स पे करने वाले कौन से होते हैं, आपके जो डोमेस्टिक लेवल के ऊपर जो आपके ही मुल्क के होते हैं वो पे करते हैं। तो एक चीज तो हमें ये नजर आती है। सेक्शन सी की बात, ई की बात करेंगे यहाँ पर 7E की डीम्ड इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स के हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स की बात की जा रही है, ठीक है। सेल परचेज से लेकर जितने भी हमारी प्रॉपर्टी है, रेंटेड है, सारी चीजें, उसके ऊपर जो हमें टैक्सेस देखने को मिल रहा है। नोशनल इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन वैल्यूएशन एंड नॉट रियलाइज्ड कैश फ्लो। अब ये कैश फ्लो, अब ये भी देखने को मिल रहा है। देखिए पता क्या है, पाकिस्तान के अंदर ना इनफॉर्मल इकोनॉमी हमें देखने को ज्यादा मिलती है, कैश बेस्ड इकोनॉमी। तो उसके बाद अगर देखा जाए प्रॉपर्टी ले रहे हैं या दे रहे हैं, तो वो भी फिर क्या कोशिश करते हैं, यहाँ पर कैश में जो है वो डील करने की कोशिश करते हैं। तो अगर यहाँ पर देखा जाए जीएसटी की, अब यहाँ पर चीज वो क्लियर हो जाएगी। 18% हमें जीएसटी देखने को मिलता है, हाई बाय रीजनल स्टैंडर्ड। अगर रीजनल स्टैंडर्ड पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है पाकिस्तान के अंदर। बर्डन सम गिवन इन कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन है वेयर। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, जीएसटी। अब एक है आपका फॉर्मल सेक्टर्स, एक है आपका इनफॉर्मल सेक्टर्स। अब फॉर्मल सेक्टर्स तो यहाँ पर जीएसटी पे कर देते हैं। अब जब यहाँ पर बड़े रेस्टोरेंट पर खाना खाने जाते हैं तो आप जीएसटी पे करते हैं, लेकिन जब यहाँ पर इनफॉर्मल है, वही आप अगर आप किसी को कैश दे रहे हैं, तो अब क्या पता कि आप कितना पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट को तो नहीं पता। कार्ड के जरिए तो पता है, बैंक के जरिए कितना यहाँ पर पे हुआ है। अब क्या होता है कि ये हमें यहाँ पर इनफॉर्मल जो है वो कह लें कि कंपेटिटर्स होते हैं, वो फिर यहाँ पर टैक्स पे नहीं करते। जो रिटेलर्स होते हैं, जो कह लें कि यहाँ पर बिजनेस कर रहे होते हैं, तो सारी कैश बेस्ड जो हमें इकोनॉमी देखने को मिल रही है, इनफॉर्मल इकोनॉमी हमें देखने को मिल रही होती है। तो ठीक है, ये सारा फिर बर्डन जीएसटी के किसके ऊपर पड़ता है, यहाँ पर जो वो कह लें कि जो फॉर्मल है, जो सही अच्छे से काम कर रहे हैं, जो कैश बेस्ड नहीं कर रहे बल्कि क्या रहे कार्ड वगैरह के ऊपर जो है वो कर रहे हैं, तो उनको फिर यह सारा बर्डन पे जो है फेस करना पड़ता है। पाकिस्तान डज नॉट नीड फ्यूअर टैक्सेस, इट नीड्स बेटर टैक्सेस। पाकिस्तान को जो है टैक्स जो कम होने की बात नहीं है, टैक्सेस बेसिकली बेस्ट होने की बात की जा रही है, बेहतर किए जाने की बात की जा रही है। अ कंट्री सीकिंग ग्रोथ, एक्सपोर्ट, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट टैक्स इट्स वे टू प्रॉस्पेरिटी बाय पनिशिंग द वेरी
एक्टिविटीज इट विशेस टू प्रमोट्स। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिले। वही बात है कि आप जितनी देर इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाओगे, ब्रॉडवे हमें देखने को मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद आपका ग्रोथ देखने को मिले, तो टैक्स कैसे बढ़ेगा? आप एक वही टैक्स हमें अगली टैक्स देखने को मिलेंगे, वही बैड टैक्स हमें देखने को मिल सकता है। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है इसके अंदर? सबसे पहले हम बात कर रहे थे यहाँ पर ब्रॉडन द बेस। एक तो यहाँ पर जो टैक्स कलेक्शन के जो है ना ब्रॉड किया जाए, कहाँ से लेना, एक चीज तो वो है एक्सपैंड कवरेज बढ़ाई जानी चाहिए कि टैक्स कलेक्शन कहाँ से किया जाए। उसके बाद है लोअर मार्जिनल डिस्टॉर्शन की अगर बात की जाए, यहाँ पर जो कम बिगाड़ पैदा करते हैं टैक्स, तो रेड्यूस एक्सेसिव रेट्स जो है वो कम किए जाए, जो सुपर टैक्स हमें देखने को वो कम किए जाए, ताकि यहाँ पर और ज्यादा बिजनेसमैन को इंकरेजमेंट मिले, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट करे। ऑनर पास्ट कमिटमेंट्स, जितने भी यहाँ पर पास्ट प्रोमिसेस किए गए कमिटमेंट्स हैं उनको दोबारा देखना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रायोरिटाइज प्रेडिक्टेबिलिटी, क्रिएट स्टेबल ट्रांसपेरेंट रूल्स फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग। इसके बाद जो हम एडमिनिस्ट्रेशन ये रिफॉर्म्स की बात कर रहा है कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है उसको जो सही से जो है वो रिफॉर्म किया जाना चाहिए, जो रूल्स है वो ट्रांसपेरेंट हो, उनमें क्लैरिटी होनी चाहिए, और लॉन्ग टर्म क्या लेके एक हमें प्लानिंग देखने को मिलनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी हमने डिस्कस की कि किस तरह टैक्स जो है वो कह लें कि एज ए रेवेन्यू से हटकर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका जो कवरेज है वो यहाँ पर बढ़ाई जानी चाहिए। जो कि जिस तरह हमने अब हो क्या रहा है कि पाकिस्तान के टैक्स टू जीडीपी, अब टैक्स ही एक के ऊपर एक ही शख्स के ऊपर बार बार आप टैक्स लगाते जाएंगे तो वो उसकी जो इनकरेजमेंट है, जो उसका कह लें कि मोटिवेशन है, वो भी यहाँ पर खत्म होगी। तो यहाँ पर क्राइटेरियाज बढ़ाने पड़ेंगे अलग अलग यहाँ पर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। अब बात करेंगे हमारे पास है यहाँ पर डिफिकल्ट नेबर की बात करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। फॉरेन पॉलिसी एंड सिक्योरिटी की बात करेंगे, यहाँ पर डिफिकल्ट नेबर की बात करेंगे जो हमारे पास है। यहाँ पर एग्जाम्पल अफगानिस्तान की बात करने वाले हैं। ऑलरेडी इसके ऊपर हम काफी डिस्कशन कर चुके हैं, मैं 12 बता चुका हूं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हम स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस की बात करेंगे। जस्ट ऑलरेडी जो है ना थोड़ा टच दे देते हैं, लेकिन ये है कि इसके ऊपर हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। अब देखें अक्टूबर के अंदर क्या हुआ कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में यहाँ पर हमें 48 आवर्स जो है कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला। और किस चीज़ की वजह से, किस बुनियाद की वजह से? यहाँ पर टेररिज्म के जो क्रॉस बाउंड्री टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की वजह से। फिर क्या हुआ कि यहाँ पर बहुत सारे सिक्योरिटी जो एहलकार है, पर्सनल है पाकिस्तान की तरफ, उनको यहाँ पर निशाना बनाया गया यहाँ पर जो है क्रॉस बाउंड्री से। तो मिलिटेंट्स ग्रुप्स जो टीटीपी, अलकायदा जिनके नाम लिए जा रहे हैं, और तो वो क्या कहे कि यहाँ पर टारगेट किया, तो पाकिस्तान ने भी रिटेलिएट किया, इन डेप्थ में जाकर उनकी जो सैंक्चुरीज थे, जो ठिकाने थे, उनको निशाना बनाया। तो फिर यहाँ पर कतर ने अपना रोल प्ले किया। कतर ने कहा कि भाई यहाँ पर ठंड रखो, ये रीजनल लेवल के ऊपर आप जो है ना इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हो। हालांकि ये बात यहाँ पर सेंड्रा जॉनसन जो डेप्यूटी रिप्रेजेंटेटिव टू यूएनओ नजर आती हैं डेनमार्क की, वो बेसिकली चेयर कर रही है कमेटी के जो जितने भी मिलिटेंट्स ग्रुप्स हैं। तो उन्होंने बड़ा क्लैरिटी के साथ कहा है कि यहाँ पर टीटी के पास 6000 फाइटर्स हैं, उसके बाद आईएस के पास 2000 है। तो उन्होंने यूएनओ के अंदर ये बात कही कि रीजनल लेवल के ऊपर किस तरह इंस्टेबिलिटी बढ़ते हुए नजर आ रही है। ठीक है, फिर यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से जो एम्बेसडर है, उन्होंने भी यहाँ पर यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर काफ़ी अपनी जो है वो वॉइस रेजेस की, और यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान को वाकई बोला गया कि अमेरिका जो हमें नजर आता है यहाँ पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्क रूबियो, उन्होंने जो काफ़ी सराहा कि पाकिस्तान को रीजनल लेवल के ऊपर टेररिज्म का सामना है, तो हम भी जो है वो कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, पाकिस्तान की हेल्प करने के लिए तैयार है, क्योंकि रीजनल स्टेबिलिटी की सबसे बड़ी वजह जो है हमें टेररिज्म देखने को मिल रही है। अब बलूचिस्तान के अंदर अभी रिसेंटली क्या हुआ कि 12 प्लेसेस के ऊपर हमें अटैक्स देखने को मिले। सबसे बड़ा अटैक हमें यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर, कैपिटल के अंदर हमें देखने को मिला। तो इस तरह जो पाकिस्तान एक बार फिर से जो हमें कह लें कि टेररिज्म के जो एक चुंगल में जो है वो फंस चुका है। तो अगर देखा जाए तो ये बात प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी उन्होंने भी कही है कि ये हालात वही है जो 9/11 से पहले हमें देखने को मिलते थे। ठीक है दोस्तों, ये सारी स्टोरी है। अब ये पूरा उसके बाद कतर के अंदर भी पीस टॉक्स हुई, फिर यहाँ पर ड्यूरल लाइन को चैलेंज किया गया कि हम ड्यूरल लाइन को नहीं मानते। फिर यहाँ पर जो फाटक एरिया है वो मर्ज किया हुआ, वो नहीं मानते। फिर यहाँ से सिक्योरिटी फोर्सेस को निकाला जाए, ये सारी डिमांड्स है। लेकिन पाकिस्तान की डिमांड से फिर टर्की में भी हमें देखने को मिले नेगोशिएशन। अब बात करते हैं यहाँ पर स्ट्रैटेजिक अप्रोचेस की। पूरी कहानी आपको बता दी। अब यहाँ पर डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट की बात की जाए तो पाकिस्तान की तरफ से ऑलरेडी जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है हमारे फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार, तो वो 3 to 4 टाइम जो अफगानिस्तान विजिट किया जो 48 आवर्स वार होने के पहले, कि ये भाई मामलात को सॉर्ट आउट करते हैं, यहाँ पर मिल बैठकर डायलॉग्स, एंगेजमेंट, ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान ने यहाँ पर काफी इकोनॉमिक प्रेशर भी बिल्ड किए रखा।
ट्रेड को यहाँ पर बैन रखा, जो उसकी वजह से भी ट्रांजिट ट्रेड जो अफगानिस्तान की उसको भी काफ़ी यहाँ पर प्रेशराइज किया जा रहा है कि बेसिकली आप जितने भी तालिबान गवर्नमेंट है उसको चाहिए कि मिलिटेंट्स को यहाँ पर कंट्रोल करें। लेवरेज रीजनल अलाइज सऊदी अरेबिया, कतर, टर्की टू प्रेस काबुल फॉर फर्म कमिटमेंट्स अगेंस्ट टेररिस्ट। ऑलरेडी अगर देखा जाए सऊदी अरेबिया, कतर और टर्की ऑलरेडी इस बात के ऊपर है कि भाई जो काबुल की तरफ से जो चैलेंजेस एस्केलेट होते हुए नजर आ रहे हैं उसको यहाँ पर कर्टेल करना पड़ेगा। उसके बाद इकोनॉमिक प्रेशर की अभी हमने बात की कि पाकिस्तान काफी इकोनॉमिक प्रेशर बिल्ड कर रहा है ताकि जो है वो कह ले के मामलात को सॉर्ट आउट किया। अब देखें ये दुख देने वाली बात नहीं है, ये इसीलिए है ताकि जो पाकिस्तान को जो है यहाँ पर सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है उसको कर्टेल किया जा सके। बेसिकली ये नहीं है कि इकोनॉमिक प्रेशर, हालांकि वो भी एक इस्लामिक स्टेट है, पाकिस्तान भी एक इस्लामिक स्टेट है, कोई पाकिस्तान उसका दुश्मन नहीं है। बात ये है कि सिर्फ के जो मामलात जो हमें देखने को मिल रहे हैं ना केपीके और बलूचिस्तान के, वो नहीं होने चाहिए, ठीक है, ताकि ट्रेड और इकोनॉमिक प्रेशर और पॉलिटिकल प्रेशर सिर्फ इसीलिए है ताकि जो पाकिस्तान के सॉवरेनिटी के लिए एक चैलेंज है उसको कर्टेल किया जा सके। ग्लोबल एडवोकेसी की बात की जाए तो ऑलरेडी मैंने सेंड्रा जॉनसन की हमने बात की, यूएनओ के सिक्योरिटी एंटोनियो गुटेरेस इसके ऊपर बात कर चुके हैं। उसके बाद हमें काफी जो यूरोपियन कंट्रीज की जो हमें यहाँ पर प्रेसिडेंट नजर आते हैं उन्होंने भी इस चीज के ऊपर बात की। देखें इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर पाकिस्तान ऑलरेडी, अब बीएलए ने यहां पर किया तो बीएलए यूएन सिक्योरिटी के अंदर बात की कि भाई इसको बैन किया जाना चाहिए, ये एक मिलिटेंट्स ग्रुप है, इसको जो है करार दिया, तो वो भी रेजोल्यूशन हमें देखने को यहां पर मिलती है। पाकिस्तान ने जो है अपना एजेंडा पेश किया कि ये है कि पाकिस्तान को यहाँ पर सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है और किसकी वजह से, टेररिज्म का। तो ये तीन चीजें हैं जो हम ऑलरेडी इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन जो नई एक बार दोबारा आपकी चीजें रिवाइज हो गई हैं, जो ओल्ड है और जो न्यू है वो अपनी चीजें ऐड कर सकते हैं। अब बात करेंगे यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रंप पेंट्स पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट। अब इंपॉर्टेंट है कि हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम किसी यूएसए के प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान की तारीफ की है कि पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट तो है ही है लेकिन एक पीसफुल है, ठीक है, यह चीज भी कही गई। एट द इनॉग्रल बोर्ड ऑफ पीस मीटिंग जो हमें यहां पर 19 फरवरी को देखने को मिलती है। अब ये नेक्स्ट आर्टिकल्स और ये आर्टिकल दोनों सेम है, इसके ऊपर थोड़ी डिस्कशन अलग हुई है तो वो देख लेते हैं। अटेंडेड बाय मोर देन 20 वर्ल्ड लीडर्स, यहां पर कितनों ने अटेंड किया मीटिंग को, बेसिकली 20। इसकी पूरी डिटेल नेक्स्ट है हमारे पास, जितने भी कंट्रीब्यूशन वगैरह सारी ये। उसके बाद यूएसए प्रेसिडेंट हमें यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप हाईलाइटेड पाकिस्तान पिवटल रोल इन डी एस्केलेटिंग इन मई 2025। यहां पर ट्रंप की तरफ से यह कहा गया है कि पाकिस्तान ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है डी एस्केलेशन। यहां पर जो मई के अंदर जो पहलगाम अटैक की वजह से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में एआई वॉर हमें देखने को मिल रही है इन हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम, तो पाकिस्तान ने यहां पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और यहां पर डी एस्केलेशन की, तो इस चीज को भी यहां पर ट्रंप ने रिकॉग्नाइज किया। उसके बाद ही लाउडेड पाकिस्तान एज ए रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट दैट चूजेस पीस अवॉल्टिंग पोटेंशियल कैटास्ट्रॉफी। और यहां पर अगर देखा जाए तो यह भी तारीफ की गई कि पाकिस्तान, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट आपने नोट डाउन कर लेनी है, ठीक है। ये जो है ना कोई ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं है, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स ये आपने नोट डाउन करनी है कि पाकिस्तान जिस तरह अपना रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर रीजनल लेवल के ऊपर, ग्लोबल लेवल के और पीस एंड सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी भी है। रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट की बात की जाए तो यहाँ पर ट्रंप की तरफ से यह कहा गया कि रिस्पॉन्सिबल है, इसने पीस को चूज किया यहाँ पर, और जितना भी यहाँ पर कैटास्ट्रॉफी है यह एक बड़ा नुकसान होने से जो है बेसिकली पाकिस्तान को यहाँ पर वो पाकिस्तान ने बचाया यहाँ पर। अब की आउटकम्स की बात की जाए तो इंपॉर्टेंट है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या कहा यहाँ पर। पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल स्टांस है, ट्रंप पब्लिकली एक्नॉलेज पाकिस्तान है न्यूक्लियर स्टेट्स डी एस्केलेशन ओवर वार। उसके बाद इकोनॉमिक लिवरेज की बात की जाए, यूएसए प्रेसिडेंट डिस्क्लोज्ड यूजिंग द थ्रेट ऑफ द 200 टैरिफ्स। यहाँ पर ट्रंप ने यह कहा कि बेसिकली यह वार जो रोक नहीं रहते, दोनों को फोन किया कि भाई एक तो मैं आपके साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स नहीं करूंगा, म्यूचुअल प्रेजेंस यहाँ पर देखा जाए तो हाँ ठीक है, तो यहाँ पर जो वो कहता है कि मैं एक तो ट्रेड वो आपके साथ नहीं करूंगा, दूसरा आपको 200 टैरिफ का यहाँ पर सामना करना पड़ेगा। तो जब ये जो है ना इसी चीज ने फिर यहाँ पर जो है काफी प्रेशराइज जो है किया गया पाकिस्तान और इंडिया को, और इस जो हालांकि इंडिया की तरफ से जो है वो तरदीद की जाती है और ट्रंप के जो है वो बिल्कुल जो है वो कह ले उसको सराहा नहीं जा रहा, ठीक है। लेकिन यह है कि यहाँ पर ये ट्रंप की स्टेटमेंट से 200 यहाँ पर बात हुई कि तब जाकर जो इन लोगों ने यहाँ पर होगी। अब यहाँ पर जो फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर साहब, उनके बारे में काफी पॉजिटिव चीजें कही हैं कि वो एक सेवियर ऑफ द साउथ एशिया, कि काफी इंपॉर्टेंट किया कि
यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने बेसिकली ट्रंप के बारे में कहा कि सेवियर साउथ एशिया के अंदर बड़ी, वाकई सही बात है कि बड़ी जो हमें यहाँ पर जिस तरह वॉर एस्केलेट होते हुए नजर आई तो रुक गई, अच्छी बात है, इंडिया के लिए भी अच्छी बात है, पाकिस्तान के लिए भी अच्छी बात है, दोनों स्टेट, दोनों तो जो है यहाँ पर अंडर डेवलप्ड स्टेट्स हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। वाइल ट्रंप प्रेज्ड पीएम शहबाज शरीफ एंड सीडीएफ जो हमारे हैं फाल्डर आसिम मुनीर साहब टफ एंड गुड फाइटर, तो यहां पर जो आसिम मुनीर साहब को एक बार फिर जो है यहाँ पर टफ और गुड फाइटर बोला गया है और ये भी कहा गया कि मैं काफी जो है वो कह ले कि आसिम मुनीर को जो है वो लाइक करता हूं क्योंकि वो एक अच्छा फाइटर है, तो ये चीज है। सपोर्ट फॉर द गजा इनिशिएटिव, उसके बाद यहाँ पे सराहा गया कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ रिट्रेटेड पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर ट्रम्प्स इनिशिएटिव एम्ड एट अचीविंग लास्टिंग पीस इन गजा एंड एड्रेसिंग पैलेस्टीनियन इश्यूज, तो यहां पर भी जो है वो काफी सराहा गया। तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, इनको आपने लाजमी नोट डाउन करना है। अब हम चलते हैं मीटिंग की तरफ, जो मीटिंग हुई है उसके अंदर कलेक्शन की कितनी बात की गई है और कितना जो है यहाँ पर बजट फिक्स किया जा रहा है, इस चीज को यहाँ पर देखेंगे। अब बात हम पहले करते थे ना कि यार एक स्टेटमेंट थे हमारे पास, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, हम ये बात करते थे ना, देन हम इसने उल्टा कन्वर्ट किया था कि जब ये गजा के फ्यूचर की बात हमने की कि गजा का फ्यूचर क्या हो सकता है, जिस तरह बोपी यहाँ पर साइन किया गया, यूएनओ के साथ इसको रिलेट किया गया, पैरेलल काम करेगा, बहुत सारी यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज ने इसको साइन नहीं किया, इंडिया ने भी यहाँ पर साइन नहीं किया इस चीज को, तो देखा जाए तो उस वक्त हमें यह लग रहा था कि वर्ड्स स्पीक लाउडर देन एक्शन, तो हमने उस स्टेटमेंट को, ये जो एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स है, उसको उल्टा किया था कि अब वो चीज देखने को मिल रही है, लेकिन अब वो जो है हमें यहाँ पर थोड़ा सा एक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, गजा रिकंस्ट्रक्शन और स्टेबलाइजेशन इनिशिएटिव, फर्स्ट है कि आपका 19 फरवरी के ऊपर जो है यहाँ पर फर्स्ट जो है आपका कह ले के बोपी की यहाँ पर मीटिंग आती है नजर, जो हमें यूएसए के अंदर आती है, वॉशिंगटन के अंदर ट्रंप पीस ऑफ इंस्टीट्यूट के अंदर हमें देखने को मिलता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी नोट डाउन करनी है आपने। यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बोर्ड ऑफ पीस एंड स्प्रेडशीट एफर्ट्स टू रीबिल्ड गजा एंड डिप्लॉय एंड इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, एक तो यहाँ पर बोपी का पूरा जो है यहाँ पर जो स्ट्रक्चर वो भी हुआ, डिस्कस हुआ, ऑलरेडी हो चुका है, आपका 4 टायर्स हमें देखने को मिले, एक तो यहाँ पर गजा को दोबारा रीबिल्ड करना है, दोबारा रिकंस्ट्रक्शन की बात की गई, उसके बाद जो डिसआर्म करना है, बेसिकली ये एक बड़ा इशू नजर आता है। अब यहाँ पर डिसआर्म करने वाली बात पहले डिस्कस कर लेते हैं। अब बोपी के बेसिकली जो बनाया गया तो उसका पर्पज है एक तो इजराइल फोर्सेस को यहाँ से उठाकर बाहर ना करना, जो हमास को डिसआर्म करना, लेकिन हमास की तरफ से ये कहा जा रहा है, जो हैज़म कासमी हम नजर आते हैं वो कहते हैं कि बेसिकली जो पर्पज़ है जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का वो ये है कि उसका काम है सीज फायर को मॉनिटर करना और जिस तरह इलीगल ऑक्यूपेशन नजर आते हैं इजराइल की तरफ से उसको कर्टेल करना। अब यहाँ पर एक और चीज़ भी नजर आई कि अगर हमास डिसआर्म नहीं होता तो आईएसएफ फिलहाल जो जहाँ से जो ऑक्यूपेशन नज़र आती है कंट्रोल में एरिया है इजराइल के, तो वहाँ पर काम करेगी, एक चीज़ है। दूसरा, इजराइल की तरफ से ये प्रेशराइज किया जा रहा है यूएसए को कि अगर इजराइल जो है वो डिसआर्म नहीं होता तो इसको किसी ना किसी तरीके से डिसआर्म करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती थी। ये एक स्टेटमेंट्स थी यहाँ पर जो हमें नजर आई, तो ये हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। इनिशियल प्लेजेस फॉर रिकंस्ट्रक्शन $7 बिलियन। अब ये पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट है, नोट कर। सबसे पहले जो इनिशियल बजट यहाँ पर फिक्स किया गया है वो कितना है यहाँ पर $70 बिलियन, लेकिन अगर इसकी लॉन्ग टर्म बिल्डिंग कॉस्ट की अगर बात की जाए तो कितना यहाँ पर नुकसान होता हुआ हमें नजर आए, $70 बिलियन, कितना $70 बिलियन जो है यहाँ पर नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, जो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स है जो है हमें जो देखने को मिल रहा है। हालांकि जो जानों का नुकसान है 71,000 जो यहाँ पर जाने गई या पैलेस्टीनियंस की, ठीक है, वो भी तो एक बड़ी चीज़ है ना। तो अगर देखा जाए तो अभी फिलहाल तो $7 बिलियन फिक्स किया गया, प्लेजेस किए गए, उनमें से जिसने यहाँ पर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन किया है तो यूएसए ने कहा है कि यूएसए $10 बिलियन पे करेगा। लेकिन एक और चीज़ और भी है, पे टू प्ले तो है ना, वो तो चीज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन इज दैट जो $10 बिलियन ट्रंप की तरफ से आने वाले हैं, क्या वो पार्लियामेंट के अंदर वो यहाँ पर पार्लियामेंट इस चीज़ की इजाज़त देगी कि आप $10 बिलियन पे करें, क्योंकि ऑलरेडी अपोजिशन की तरफ से काफ़ी क्रिटिसिज्म का सामना देखने को मिल रहा है। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि $10 बिलियन क्या ट्रंप जो अपनी जेब से देंगे या पार्लियामेंट से वो बिल पास करवाते हैं या जो भी मामला होगा, ठीक है। उसके बाद सऊदी अरेबिया और कतर और कुवैत $1 बिलियन देंगे, तीनों, सऊदी अरेबिया, कतर और उसके बाद कुवैत, तीनों $1 बिलियन देंगे।
यूएई 1.2 बिलियन डॉलर देगा, यहाँ पर यूएई 1.2 बिलियन डॉलर देगा। यूएनओ से जो है यहाँ पर जो है वो 2 बिलियन डॉलर जो है ह्यूमैनिटेरियन एड ली जाएगी। और फीफा के बात की जा रही है, वर्ल्ड कप होने जा रहा है 2026, 75 मिलियन डॉलर जो है वो कह लें कि यहाँ पर जो फीफा का जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है वहां से कलेक्ट किए जाएंगे, वहां से अमदाद ली जाएगी। तो टोटल अगर देखा जाए, सबसे पहले यूएसए 10 बिलियन डॉलर है, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत 1-1 बिलियन डॉलर देंगे तीनों, और यूएई 1.2 बिलियन डॉलर, यूएनओ 2 बिलियन डॉलर देगा ह्यूमैनिटेरियन एड, और उसके बाद फीफा वर्ल्ड कप से 75 मिलियन डॉलर जो है कलेक्ट किए जाएंगे। अब इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की बात करते हैं। ट्रूप्स कमिटेड, इंडोनेशिया ने यहाँ पर बात किया कि मैं 8,000 यहाँ पर ट्रूप्स दूंगा। उसके बाद 5 कंट्रीज, मोरक्को, कागिस्तान, कोसोवो, अल्बेनिया ने भी कहा कि हम भी यहाँ पर अपने फाइटर्स देंगे, यहाँ पर ट्रूप्स देंगे। पुलिस ट्रेनिंग है इजिप्ट, जॉर्डन, उसके बाद यहाँ पर नजर आएगी हमें इंडोनेशिया टू अज्यूम डेप्यूटी कमांड। जो डेप्यूटी कमांड है, हालांकि जो पूरा कंट्रोल करने वाले हमें कमांडर नजर आते हैं वो यहाँ पर जेस्पर नजर आते हैं, बेसिकली यूएसए के कमांडर, है ना, तो वो है। लेकिन यहाँ पे ये है कि इंडोनेशिया टू डेप्यूटी कमांड हमें देखने को मिल रहा है। प्रपोज 5,000 मैन मिलिट्री बेस इन सदर्न गजा, 350 हमें यहाँ पर 350 एकड़्स के ऊपर यूएसए की तरफ से ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर मिलिट्री बेस बनाई जाएगी यूएसए की। तो ये चीज अगर ग्रीनलैंड की अगर हम बात करें 1950s के अंदर यूएसए की जो है यहाँ पर मिलिट्री बेस बनाई गई यूएसए की, ठीक है। अब वही चीज दोबारा यूएसए कह रहा है कि भाई ग्रीनलैंड मुझे चाहिए। तो क्या अगर यहाँ पर यूएसए ये 350 एकड़्स के अंदर मिलिट्री बेस बनाता है तो नेक्स्ट फ्यूचर के अंदर वो क्या कर सकता है, ये चीज भी तो देखनी है ना, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। रिकंस्ट्रक्शन की बात की जाए, सर्विसेज की बात की जाए, किस किस कंट्री ने कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। बहरीन ने कहा है कि डिजिटल गवर्नमेंट सर्विसेज वो प्रोवाइड करेगा। उज्बेकिस्तान ने कहा है स्कूल्स, चिल्ड्रंस और चाइल्ड केयर और हॉस्पिटल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी। रोमानिया ने कहा है इमरजेंसी सर्विसेज, पुलिस और उसके बाद जस्टिस सिस्टम। टर्की ने हेल्थ, एजुकेशन सेक्टर्स, पुलिस, ट्रूप ट्रेनिंग, ये सारी जो है, क्योंकि पता है आपको कि नाटो का जो अलायंस है, टर्की सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सपर्टीज है टर्की के पास, तो इसलिए जो है वो कह लें कि ट्रूप्स और पुलिस की ट्रेनिंग भी इसके है। तो ये हमें रिकंस्ट्रक्शन और सर्विसेज जो प्रोवाइड करेंगे बहरीन, उज्बेकिस्तान, रोमानिया, टर्की हमें नजर आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हमारे पास यहाँ पर जो फर्स्ट जो निगोशिएशन या फर्स्ट मीटिंग हुई है बोपी की, वो इंपॉर्टेंट थी, लाजमी नोट डाउन करिएगा, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर हमारे पास वोकैब है, और वोकैब को हम 1 बाय 1 जो है यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड रहेगा वेंजेंस। वेंजेंस का मतलब होता है पनिशमेंट और रिवेंज फॉर रॉन्ग, किसी को सजा देना, कोई बुरा काम कर रहा है तो उसको सजा देना, उसको बोला जाता है रिवेंज बोल सकते हैं आप, रेट्रीब्यूशन आप इसको बोल सकते हैं। कॉर्डन्ड का मतलब होता है सील्ड ऑफ या ब्लॉक्ड फ्रॉम द एक्सेस, बिल्कुल घेरा डाल लेना, तमाम रास्ते जो बंद कर देना। अब किस तरह, जिस तरह हम ये भी कह सकते हैं वेनेजुला के ऊपर कंट्रोल हासिल किया तो यूएसए ने तमाम रास्ते उसने बंद कर दिए, यही बात वो जो है वो हमें देखने को मिल रही है ईरान के साथ भी वो यही कर रहा है, ठीक है। तो कॉर्डन बोला जाता है तमाम जो रास्ते चारों तरफ से घेर लेना या बंद कर देना। स्कैवेंज का मतलब होता है यहाँ पर टू सर्च फॉर और कलेक्ट अनएबल आइटम्स, यहाँ पर ढूंढ कर इकट्ठा करना बेसिकली बोला जाता है, रिसर्च करना उसको बोला जाता है। फॉरेज या रमेज बोला जाता है इसको। एक्सेंचुएटेड का मतलब होता है मेड मोर नोटिसेबल, जो है ज्यादा किसी चीज को देखने के काबिल बनाना, उसको गौर करने के और ज्यादा उसके ऊपर उसको काबिल बना देना या जोर देना किसी के ऊपर, एम्फेसाइज या हाईलाइटेड कर देना, ठीक है, जो बिल्कुल नुमाया नजर आए, ठीक है। उसके बाद है फेस्टर। फेस्टर का मतलब टू वर्सन और बिकम इन्फेक्टेड ओवर अ टाइम, वक्त के साथ साथ जो है यहाँ पर जिसको जंग लग जाता है या तबाह हो जाता है या खत्म हो जाता है या बुरी हालत हो जाती है उसकी, वर्सन या रॉट। उसके बाद है लिथार्जी का मतलब होता है सुस्ती, काहली, जो है आपको ऑलरेडी, ठीक है। लैक ऑफ एनर्जी, एंथुसियाज्म, स्लगनेशन, फैटिक आप कह सकते हैं, 10 मिनट लेक्चर लेने के बाद अब बस हो जाती है। डेक्सटेरिटी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्किल और क्विकनेस इन यूजिंग इन माइंड, बहुत ज़्यादा चालाक या बहुत ज़्यादा चुस्त, जो एकदम एक्टिव होता है उसको बोला जाता है। और स्किल्स या एबिलिटी आपको जिसको बहुत ज़्यादा महारत होती है आप उसको भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड रहने वाला है मंडेन। मंडेन का मतलब होता है बेसिकली बिल्कुल ऑर्डिनरी, आम सा आप कह सकते हैं, नॉट इंटरेस्टिंग, ठीक है, ऑर्डिनरी या रूटीन वाइज। उसके बाद है रिकरेंस का मतलब होता है दोबारा कोई चीज रूनुमा हो जाना, ठीक है, द एक्ट ऑफ हैपनिंग अगेन,
रेपिटेशन या रीअपेयरेंस। रेलोकेशन का मतलब मूविंग टू अ न्यू प्लेस, नई जगह पर जो है वो शिफ्ट हो जाना, ट्रांसफर हो जाना, शिफ्ट हो जाना। इनक्लेव का मतलब होता है स्मॉल एरिया, एक छोटा एरिया था जो चारों तरफ से दूसरे रीजन भी जो है वो कनेक्टेड होता है उसका, ठीक है। अ स्मॉल एरिया सराउंडेड बाय अ डिफरेंट रीजन्स, टेरिटरी या पॉकेट आप कह सकते हैं। रबल का मतलब होता है खंडर या मलबा नहीं होता, उसको बोला जाता है। जिस तरह आज हमें पैलेस्टाइन जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है मलबा हुआ पड़ा है, तो इस तरह ब्रोकन पीसेज ऑफ स्टोन और बिल्डिंग रिमेन्स, ठीक है, डेब्रिस या रिवंस। स्प्रॉलिंग का मतलब होता है यहाँ पर स्प्रेड आउट ओवर अ लार्ज एरिया, बहुत वसी एरिया तक जो है वो कह लें कि या एरिया इलाके तक जो है ना फैला हुआ होना, बहुत वसी इलाके तक फैला हुआ ना, एक्सटेंसिव कह सकते हैं, वाइड स्प्रेड, वसी या कुशादा भी आप कह सकते हैं। तो आई होप आपने लेक्चर अंडरस्टैंड किया होगा एंड थैंक यू सो मच।